हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं आपके सामने प्रताप सिंह कुशवाहा। आज आपके लिए टॉपिक रखा गया है ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। आई होप आप इसके बारे में इतना तो जानते ही होंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। बिना ऑब्जेक्ट लगाए हुए जिनका सेंस पूरा नहीं होता है, उनके सेंस पूरा करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ता है, तो उनको तो कहते हैं ट्रांसिटिव। और इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स, सिर्फ इतना जान लेने से ही आप ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को नहीं समझ सकते हैं। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिन्हें आप इस वीडियो में इतनी अच्छी तरीके से समझेंगे कि शायद फिर आप होल लाइफ उसको भूल नहीं पाएंगे। तो पहले तो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को बाय एग्जांपल समझते हैं। तो ट्रांसिटिव वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, बिना ऑब्जेक्ट के वो सेंस पूरा नहीं कर पाती है। तो देखिए एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। मैं इतना सेंटेंस लिख देता हूं, सी सिंग्स, जिसका अर्थ होता है वह गाती है। अब इस पे ये प्रश्न किया जा सकता है कि वह क्या गाती है। इसमें प्रश्न किया जा सकता है कि वह क्या गाती है। एक और देखें, वी आर सीइंग, हम देख रहे हैं। लेकिन इस पे प्रश्न किया जा सकता है क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अब जिस सेंटेंस पर यह प्रश्न पुटअप हो जाएगा, ये क्वेश्चन रख दिया जाएगा कि क्या करती है, जो क्रिया हो रही है वो क्या करती है, किस पर क्रिया हो रही है, तो वो इसको आप करें सी सिंग्स, वह गाती है। अब मैं कह रहा हूं क्या गाती है। अगर मैं इसके आगे ये लिख दूं आ सॉन्ग, तो इसका अर्थ हो जाएगा सी सिंग्स आ सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। अब आप प्रश्न करें क्या गाती है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा आ सॉन्ग, एक गीत गाती है। इसी प्रकार से वी आर सीइंग, हम देख रहे हैं। मैंने क्वेश्चन रखा क्या देख रहे हैं, और अगर हम यहां पर लिख दें आ बुक, ये सेंटेंस बन जाएगा वी आर सीइंग आ बुक, हम एक किताब देख रहे हैं। अब आप प्रश्न करें इस पर क्या देख रहे हैं, तो उस क्या का आंसर आपको क्या मिलेगा, आ बुक। तो जब जब सेंटेंस पर ये प्रश्न उठता रहेगा कि क्या, तब तब वो सेंटेंस इंट्रांसिटिव होगा। और जैसे ही उस क्या का आंसर आपको मिल जाएगा, जैसे इसमें कहा था क्या गाती है, तो मैंने कहा ये सॉन्ग, तो अब ये ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। अगर मैं ये कहूं हम क्या देख रहे हैं और उस क्या का जवाब हमें क्या मिला, ई बुक, तो अब ये जो वर्ब है सी, उसका आंसर हमें प्राप्त हो गया क्या देख रहे हैं, ए बुक। तो फिर ये ट्रांसिटिव वर्ब है। एक और देखें, इतना, अनुज हैज फाउंड, अनुज को मिल गया है। अब मैं प्रश्न करूं क्या मिल गया है, तो इसमें इस क्वेश्चन का कोई आंसर अभी नहीं है। अगर मैं ये लिख दूं ए पर्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा
अनुज हैज फाउंड अ पर्स, अनुज को एक पर्स मिल गया है। अब आप क्वेश्चन करें क्या मिल गया है, तो उस क्या का जवाब आपको क्या मिलेगा, ए पर्स। तो फिर ये ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। तो जिन जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट आना अनिवार्य होता है, बिना ऑब्जेक्ट के सेंस पूरा नहीं होता है, उन वर्ब्स को ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इसका उल्टा कर दें, इंट्रांसिटिव वर्ब, तो ये सारी आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर इसी का उल्टा कर दें, इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने आप में कंप्लीट होती है। जैसे एग्जांपल लिखूं, सी लाफ्स, इसका अर्थ है वह हंसती है। क्या आप इस पर ये प्रश्न कर सकते हैं क्या हंसती है? उसका कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो लाफ है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। द बेबी वाज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा था। तो क्या इसमें वर्ब तो आपको दिखाई दे रही है, क्राई है, तो क्या इस पर आप ये प्रश्न कर सकते हैं क्या चिल्ला रहा था? आप प्रश्न इस पर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये जो क्राई है, जो क्राइंग बना हुआ है, ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब। एक और, आई वीप, मैं रोता हूं। क्या इस पर प्रश्न किया जा सकता है कि क्या रोता हूं? नहीं किया जा सकता है। तो फिर ये जो वीप है ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो कंक्लूजली आप ये समझ लीजिए इसमें कि ऐसी वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है वो ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, और ऐसी वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है उनको इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहा जाता है। इतना जानने के बाद अब आप राइट हैंड पर फोकस करें, तो यहां मैंने दो रूल्स लिख रखे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ रूल, वर्ब, यानी वर्ब के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स, और इनके बारे में आपको इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने जा रही है कि आप का ये वीडियो देखना व्यर्थ नहीं लगेगा। तो देखिए, इनको समझने का प्रयास करते हैं बाय एग्जांपल। रूल नंबर 1 जब आप पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट का, तो इसमें लिखा है कि कुछ ट्रांसिटिव वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो उसमें आपको लगाना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से अपना सेंस पूरा नहीं कर सकती है। यदि आप उनके साथ एक ही ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो फिर उनका सेंस पूरा नहीं होगा। रूल यही कह रहा है कि कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, और वो वर्ब्स मैंने यहाँ लिख रखी है, गिव है, आस्क है, ऑफर है, प्रॉमिस है, टेल है, मेक है, गेट है, एटसेट्रा, और ऐसे ही कुछ और होते हैं। तो अब ये जो वर्ब्स हैं ये किस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट से इनका सेंस पूरा नहीं हो सकता है। तो आइए बाय एग्जांपल इनको देखते हैं। जैसे मैंने पहली वर्ब लिखी है एग्जांपल में, गिव। अब मैं इसका एक एग्जांपल लिखूं, इस रूल को देखें, गिव। अब गिव का एक सेंटेंस बनाता हूं, आई गेव आ पेन। आई गेव अ पेन, मैंने एक पेन दिया। तो अगर आप इस पे ये क्वेश्चन करें कि क्या दिया, तो उस क्या का को तो आंसर तो आपको प्राप्त हो जाएगा आ पेन। लेकिन अगर मैं ये प्रश्न करूं किसे दिया, तो इसका हमें कोई आंसर प्राप्त नहीं होगा। तो अभी इसका सेंस पूरा नहीं है। आई गेव अ पेन, मैंने एक पेन दिया, लेकिन किसे दिया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। और अगर इसमें मैं ऐसा कर दूं टू हिम, अब क्या हो जाएगा, आई गेव अ पेन टू हिम, मैंने उसे एक पेन दिया। तो आप देख पा रहे हैं ये जो वर्ब गिव है इसका सेंस तभी पूरा हुआ जब हमने दो ऑब्जेक्ट लगाए, एक लगाया अ पेन और दूसरा लगाया हिम।
एक दूसरी वर्ब देखें, आस्क। आस्क द टीचर आस्क्ड मी। इतना मैं पूरा मान लेता हूं सेंटेंस। ये वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही लगा हुआ है। द टीचर आस्क्ड मी, तो इसका अर्थ होता है अध्यापक ने मुझसे पूछा। क्या पूछा? क्या इसका सेंस पूरा है? नहीं है इस क्या का जवाब। और अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, आ क्वेश्चन, अध्यापक ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, तो अब इसका ये पूरा सेंस हो गया। तो इसमें आप देख पा रहे हैं दो ऑब्जेक्ट लगे हैं, एक मी लगा हुआ है और एक आ क्वेश्चन लगा हुआ है। तो आप इसी प्रकार से देख पा रहे हैं कि आस्क जो वर्ब है इसका सेंस तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप दो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। एक तीसरा देखें, ऑफर। ऑफर का एग्जांपल देखें, माय ब्रदर ऑफर्ड मी। इतना ही सेंटेंस मान लेता हूं। तो मेरे भाई ने मुझे ऑफर किया। अब लेकिन बात तो वही रही, क्या ऑफर किया? तो इस क्या का आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है सिर्फ इतने से। और अगर मैं यहां पर इतना लिख दूं, अ चांस, तब इसका अर्थ हो जाएगा मेरे भाई ने मुझे एक मौका ऑफर किया, मौका प्रदान किया। तो अब आप देख पा रहे हैं जो वर्ब ऑफर है इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हो रहे हैं, एक मी और आ चांस। तो इसमें भी कितने ऑब्जेक्ट आए हैं? दो। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, ये प्रॉमिस वाला, इसको लिखें, दे प्रॉमिस्ड मी। मैं इतना लिख देता हूं सेंटेंस, तो इसका अर्थ होगा दे प्रॉमिस्ड मी, उन्होंने मुझसे वादा किया। अब फिर वही क्वेश्चन, क्या वादा किया? अगर मैं यहां पर लिख दूं आ हॉलीडे, आ हॉलीडे, तो अब इसका अर्थ हो जाएगा उन्होंने मुझे एक छुट्टी का वादा किया। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक मी हो गया, एक आ हॉलीडे हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 5, 5 किसका? टेल का। आगे चले, दी टीचर टोल्ड अस। इसमें वर्ब है टेल, जिसका सेकंड फॉर्म टोल्ड दिया हुआ है। तो द टीचर टोल्ड अस, इसमें ये वर्ब है। अध्यापक ने हमें बताया, लेकिन क्या बताया? अभी इस क्या का आंसर इस सेंटेंस में इतने में नहीं है। और अगर हमें यहां पर लिख दें आ रूल, एक रूल बताया, अध्यापक ने हमें एक रूल बताया। तो आप देख पा रहे हैं इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, एक अस है और आ रूल, ये दो हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, इस मेक वर्ब का, इसको देखें, दी बैगर मेड हिम। अध्यापक ने उसे बनाया, जो ये जो मेड है ये मेक का ही सेकंड फॉर्म। बैगर ने उसे किया, हालांकि मेक माने बनाना होता है, लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं, अभी इसका अर्थ पूरा नहीं है, इसका इस पर क्वेश्चन किया जा सकता है कि बैगर ने उसे किया, लेकिन क्या किया? मैं यहां लिख देता हूं आ प्रॉमिस, एक वादा। बैगर ने, भिखारी ने उससे एक वादा किया। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं ये जो हिम है ये एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है आ प्रॉमिस। तो इसी प्रकार से गेट का भी हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो गिव वर्ब आई है इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक आ पेन और एक ये हिम। इस प्रकार से ये जो गेव है इसका सेंस तब पूरा हुआ जब उसने दो ऑब्जेक्ट ले लिए।
इसी प्रकार से इसमें वर्ब जो आस्क आई है, इसका सेंस तब पूरा हुआ जब आपने इसमें दो ऑब्जेक्ट लगा दिए। इसी प्रकार से ऑफर, ऑफर ने भी दो ऑब्जेक्ट लिए, एक मी और एक आ चांस। प्रॉमिस ये जो वर्ब है इसने भी दो ऑब्जेक्ट लिए, एक मी और एक आ हॉलीडे। एक जो वर्ब इसमें टोल्ड है इसने भी दो ऑब्जेक्ट लिए, एक अस और दूसरा आ रूल। यहां पर मेड, मेड ने भी दो ऑब्जेक्ट लिए, एक हिम और एक आ प्रॉमिस। तो रूल नंबर 1 जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं उसमें ये जो लिखा था कि कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसी होती है जिन्हें दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको आपने एग्जाम्पल से देखा। इसके बाद अब आप देखें रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि कुछ वर्ब्स ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों रूपों में प्रयोग होती हैं। ये बड़ा विचित्र रूल है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगाने से वो ट्रांसिटिव भी कहला सकती हैं और जिन्हें लगाने से वो इंट्रांसिटिव भी कहला सकती है। अब आप रूल नंबर 2 के एग्जाम्पल्स जो इसमें वर्ब्स लिखी हुई हैं, वॉक चलना, ड्रॉ खींचना, स्टॉप रुकना, रिंग बजाना या बजना, मूव सरकाना या घूमना, तो इनको किस प्रकार से ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों फॉर्म में प्रयोग होती है, आइए भाई एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले आप वर्ब देख पा रहे हैं वॉक। अब जो वॉक होता है इसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है चलना और दूसरा होता है चलाना या घूमना और घूमने ले जाना। तो आप देखें हम इस वॉक को लेते हैं, ये कब ट्रांसिटिव के रूप में प्रयोग होगी और कब इंट्रांसिटिव के रूप में। एग्जाम्पल देखें, आई वॉक माई डॉग डेली। इसका मतलब ये होता है आई वॉक माई डॉग डेली, इसका मतलब है मैं अपने कुत्ते को प्रतिदिन घुमाता हूं। तो इसमें जो वर्ब वॉक आ रही है इसके पीछे इसने एक ऑब्जेक्ट ले लिया माई डॉग। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो यहां पर वॉक है इसने ऑब्जेक्ट लिया है, इसलिए यहां पर एक कहलाएगी ट्रांसिटिव वर्ब। अब इसी वॉक को किस प्रकार से आप इंट्रांसिटिव फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं, देखें। एग्जाम्पल नंबर 2, सी वॉक्स डेली। इसका अर्थ हो रहा है वह प्रतिदिन घूमती है, वह प्रतिदिन घूमती है। तो क्या इसमें आप ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं? क्या आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि वह क्या घूमती है? नहीं क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो वॉक है यहां पर ये इंट्रांसिटिव फॉर्म है। इसका सेंस हो रहा है आई वॉक माई डॉग डेली। इसका मतलब ये मत समझ बैठा है कि मैं घूमने जाता हूं, इसका मतलब है मैं अपने कुत्ते को प्रतिदिन घुमाने ले जाता हूं या मैं अपने कुत्ते को घुमाता हूं। अगर मैं कहूं मैं घुमाता हूं तो क्वेश्चन इस पर उठेगा क्या घुमाता हूं या किसे घुमाता हूं, तो उस किसे का जवाब आपको क्या मिल जाएगा, इसमें माई डॉग, इसमें ऑब्जेक्ट लिखा है। तो यही वॉक यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब है और इस सेंटेंस में यही वॉक जो प्रेजेंट डेफिनेट में हमने वॉक्स कर दिया है यहाँ पर इंट्रांसिटिव फॉर्म में प्रयोग है। इसके बाद दूसरी वर्ब है ड्रा। ड्रा, अब दो सेंटेंस में लिख रहा हूं, गौर करें। द हॉर्स ड्रू द टोंगा। बैगन भी लिख सकते हैं आप। द हॉर्स घोड़े ने ड्रू। अब लेकिन होता क्या है कि ये प्रयोग तो हो सकती है, सेंस में अंतर होता है। इसका मतलब है घुमाना और इसका मतलब है यहां पर घूमना। इसी प्रकार से जो मैंने यहां पर ड्रा लिखा है, ड्रा के दो अर्थ होते हैं। एक तो
अर्थ होता है खींचना और एक इसका अर्थ होता है नजदीक आना। तो यहां पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है द हॉर्स ड्रू द टोंगा, यानी घोड़े ने टोंगा को यानी तांगा को खींचा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो वर्ब ड्रू आई है इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया टोंगा, लिहाजा यहाँ पर ये ड्रू क्योंकि ड्रा का सेकंड फॉर्म है ये ट्रांसिटिव वर्ब के फॉर्म में प्रयोग होते हैं। यहाँ पर ये क्या कहलाएगी? ट्रांसिटिव। अब देखिए यही ड्रू किस प्रकार से मैं इसको इंट्रांसिटिव में प्रयोग करूं। ही ड्रू नियर मी, ही ड्रू नियर मी इसका मतलब है वह मेरे पास आया, चला आया। तो यहां पर जो ड्रू है इसके बाद यहां पर किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है भी नहीं, तो यहां पर यही ड्रू इंट्रांसिटिव फॉर्म में प्रयोग है, ये यहां पर कहलाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब। देख पा रहे हैं इसमें भी ड्रू थी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया था, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। यहां भी ड्रू है, यहां पर ये इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं फील किया जा रहा है, लगा भी नहीं है, लिहाजा जाइए इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगली वर्ब देखते हैं स्टॉप। स्टॉप मीन्स रुकना। ये किस प्रकार से ट्रांसिटिव होती है, किस प्रकार से इंट्रांसिटिव होती है। द ड्राइवर स्टॉप्ड, ये स्टॉप का ही सेकंड फॉर्म है, स्टॉप्ड द बस, ड्राइवर ने बस को स्टॉप कर दिया यानी रोक दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो वर्ब स्टॉप आई है सेकंड फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है द बस, तो यहाँ पर ये ट्रांसिटिव वर्ब है। और अगर हम ये द बस को नहीं लिखते हैं तो सिर्फ सेंटेंस बचेगा ड्राइवर ने रोक दिया, लेकिन क्या, तो जब हम लिख देंगे द बस तो इसका सेंस पूरा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो स्टॉप्ड है ये ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट द बस आया है। अब इसी स्टॉप को किस प्रकार से इंट्रांसिटिव फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। वी स्टॉप्ड देयर, इसका अर्थ क्या होगा, हम वहां रुके। तो यहां पर भी ये स्टॉप, यहां पर भी स्टॉप, लेकिन यहां तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता फील नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट है भी नहीं, तो यहां पर ये जो स्टॉप्ड है ये इंट्रांसिटिव वर्ब के फॉर्म में प्रयोग है। नेक्स्ट वर्ब रिंग। द प्यून, मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग कर रहा हूं सारी वर्ब में। द प्यून रैंग दी बेल, चपरासी ने घंटी बजाई। ये जो वर्ब है रैंग, जो कि रिंग का पास्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, अगर मैं इस बेल को ना लिखूं, अगर यही फुल स्टॉप लगा दूं तो इसका अर्थ ये बनेगा कि चपरासी ने बजाई, लेकिन क्या, और जब हम इस द बेल को लिख देंगे तो उस क्या का आंसर पूरा हो जाएगा, चपरासी ने घंटी बजाई। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस रैंग को बेल की आवश्यकता पड़ी है, ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी है, इसलिए यहाँ पर ये ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। इसके बाद इसी को किस प्रकार से इंट्रांसिटिव फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, या कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें इंट्रांसिटिव होती है, इतना लिखे दे रहा हूं मैं। द बेल रैंग, इसका अर्थ होगा घंटी बजी। अब यहां पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता फील नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट है भी नहीं, तो यहां पर ये इंट्रांसिटिव वर्ब के फॉर्म में प्रयोग। लास्ट मूव। मूव मीन्स हिलना, हटना, सरकाना, मिटाना, ये सारे इसके सेंस होते हैं। मेरा तो एम यही है कि किस प्रकार से इसको ट्रांसिटिव फॉर्म में प्रयोग किया जा सकता है और किस प्रकार से इंट्रांसिटिव। तो पहले देखते हैं ट्रांसिटिव फॉर्म। सी मूव्ड द चेयर। सी मीन्स उसने, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। मूव्ड सरका दी या हटा दी,
द चेयर, क्या हटा दी? चेयर। अगर मैं इस द चेयर को नहीं लिखता हूं तो सेंस इतना बचेगा कि उसने हटा दी, लेकिन क्या, और जब मैं लिख दूं द चेयर तो इसका सेंस पूरा हो जाएगा। तो इस मूव को यहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यही मूव यहाँ पर ट्रांसिटिव फॉर्म में प्रयोग है, ये यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब है। अब कब ये इंट्रांसिटिव बन जाएगी, कौन से सेंटेंस में देखें? द अर्थ मूव्स, धरती या पृथ्वी घूमती है। यहां इस मूव को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो यही मूव जो यहां पर ट्रांसिटिव फॉर्म में प्रयोग हुआ था, इस सेंटेंस में इंट्रांसिटिव फॉर्म में प्रयोग होता, तो यहां पर ये इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूं कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के रूप में जनरली बता दिया जाता है कि ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनके साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती ही है, और इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहां तो कुछ ऐसी वर्ब्स आपके सामने आ गई हैं जो लगा दो ऑब्जेक्ट तो भी ठीक, ना लगा दो ऑब्जेक्ट तो भी ठीक, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में इस वीडियो में सिर्फ यही 2 रूल में डाल रहा हूं। इसके बाद फिर से जो वीडियो आ रहा है, इसके अभी 5 रूल और हैं जो अगले वीडियो में आएंगे। समय को देखते हुए मैं यही स्टॉप करूंगा। तो आप बिल्कुल 2-3 गलतफहमी दिल से निकाल दीजिए कि ट्रांसिटिव वर्ब जो होती है उसको हमेशा ऑब्जेक्ट ही चाहिए। ये बात सही है, चाहिए भी, मैंने एग्जाम्पल भी उसी के बताए थे अभी। और दूसरी बात, जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, आप देख पा रहे हैं उनमें भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो जो ट्रांसिटिव वर्ब है, अभी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कब ट्रांसिटिव वर्ब में भी ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, और ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब कितने रूप से प्रयोग किए जाती हैं उसके मैंने इस वीडियो में सिर्फ 2 रूल रखे हैं। अभी 5 रूल्स इसके और शेष है, तो ये मैं अगले वाले वीडियो में अपलोड करूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, जैसा भी आपको लगता है वैसा कमेंट्स करिए। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए इसके साथ। थैंक यू।